हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके विद्यालयम। बीके विद्यालयम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 9 किरण प्रकाश के तथा प्रकाशिकी यंत्र का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही एक बात और बताना चाहता हूं कि इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और अप टू चैप्टर 8 तक सभी चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज हम किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, केवल समतल दर्पण द्वारा तो आभासी प्रतिबिंब बनता ही बनता है, लेकिन बोल रहा है केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों को दर्पण के द्वारा। तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब जो होता है तीनों दर्पण द्वारा बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है। तीनों में बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तीनों के द्वारा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। कहता है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो किस में बनता है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो होता है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसको ऐसे ध्यान रखिए, आभासी लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं आभासी प्रतिबिंब और यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो जरा देखिए समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जो बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर ही बनता है, बराबर। ठीक है, समतल दर्पण में क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब तो समतल दर्पण में बनता ही नहीं है। फिर उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जो होता है छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता ही नहीं है। ठीक है, और अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसको ध्यान रखिए। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है। ठीक है, तो एक बार फिर से एक बार देखिए, ये समतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इधर आभासी प्रतिबिंब लिख दिए, वास्तविक प्रतिबिंब लिख दिए। तो समतल दर्पण में जो है आभासी प्रतिबिंब बराबर बनता है, मतलब वस्तु के बराबर आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो है वस्तु हमेशा प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और आभासी बनता है। और अवतल दर्पण में जो है वस्तु हमेशा बड़ा बनता है, कौन सा? आभासी प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, और वास्तविक केस में देखिए, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है, उत्तल में भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है। ठीक है, कहता है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन छोटा बनता है, समतल में बराबर बनता है, अवतल में ही बराबर बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे फिर चलते हैं। फिर देखिए, फिर कहता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो सिंपल डिफिनेशन है, इसको अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है। आप लोग ये डायग्राम पढ़ेंगे, मुड़ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं।
फिर देखिए कहता है तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? ऑब्वियस बात है, इसका भी क्या कारण? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, तालाब की तली, तालाब अगर देखते होंगे इसे तो ऊपर से देखिएगा तो लगेगा कि तालाब ऊपर, इतना ऊपर से है। ठीक है, यहाँ से आभासी होता है, तो इसका भी कारण क्या है? अपवर्तन। तालाब की तली भी कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन। या आप पैर रखते होंगे तो पैर थोड़ा छोटा दिखाई देता होगा, ऊपर की ओर दिखाई देता होगा। पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है, उस सब का कारण क्या है? अपवर्तन है। ठीक है, फिर देखिए कहता है किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ प्रतीत होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमकता हुआ प्रतीत होता है तो पूर्णांतिक परावर्तन। जहाँ भी देखिएगा चमकता हुआ तो पूर्णांतिक परावर्तन मार दीजिए। ठीक है, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ प्रतीत होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, फिर देखिए कहता क्रांतिक कोण सघन माध्यम से में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो क्रांतिक कोण का डिफिनेशन ही होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है? वह आपतन कोण, वह आपतन कोण, क्रांतिक कोण का डिफिनेशन ही होता है वह आपतन कोण। वह आपतन कोण, देखिए आपतन कोण है, ये मान लीजिए थीटा है। वो आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर लाइट इधर जाती है इस डायरेक्शन में अपवर्तित होकर तो 90 डिग्री बनेगा अपवर्तन कोण। ठीक है, तो तब इस थीटा को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं, इसको हम सी से लिखते हैं। कहता है क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। संगत कोण के करस्पॉन्डिंग अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि जब अपवर्तन कोण 90 बनता है तभी उस दौरान जो आपतन कोण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। फिर देखिए कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। आवृत्ति उसके मूलभूत गुण है, मूलभूत एकदम बेसिक फंडामेंटल बिहेवियर है, फंडामेंटल उसका क्वालिटी है जो नहीं बदलता है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि ये मूलभूत गुण है। ठीक है, प्रकाश की एक मूलभूत गुण है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है। फिर आगे देखिए कहता है कांच में परी दरार किस कारण चमकती है? अभी बताइए, चमकना जहाँ देखिएगा आराम से पूर्ण आंतरिक परावर्तन में टिक लगा दीजिए। कांच में परी दरार किस कारण चमकती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती है। फिर है एक दर्पण से आभास से सीधा और वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। दर्पण कैसा है? तो आभासी बनता है, आभासी है तो सीधा तो होगा ही होगा, और वस्तु के आकार का ही, वस्तु के बराबर। तो अभी जस्ट बताए थे समतल दर्पण में जो होता है, समतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर ही बनता है ना, अभी जस्ट पहले बताया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? समतल दर्पण। अभी बताए थे समतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर ही बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, समतल दर्पण। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जिसे मान लीजिए लिखा हुआ है N21 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? N2/N1। इसको थोड़ा ध्यान समझिए। N21 इसका मतलब क्या? माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। पहले जो है 2 है तो 2 का अपवर्तनांक निकालना है, 1 है तो 1 के सापेक्ष। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2/N1, मतलब जो पहले है उसका N2 ऊपर फिर N1 बाद में। N21 बराबर होता है N2/N1। N21 का मतलब क्या हुआ? माध्यम 2 का अपवर्तनांक, पहले 2 है तो 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। फॉर्मूला क्या होगा? N2/N1। तो यहाँ इसी तरह देखिए कहता है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तन, जल का निकालना है, जल का निकालना तो NW रहते, W फॉर वाटर, और कांच के सापेक्ष, कांच मतलब ग्लास, WG निकालना है। समझिए NWG मतलब क्या हुआ? वाटर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष है ना। N21 का मतलब 2 है तो 2 का अपवर्तनांक माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। तो यहाँ भी देखिए इसी तरह NWG मतलब क्या? पानी का अपवर्तनांक, W मतलब वाटर, वाटर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NW/NG। इस तरह यहाँ हो गया N21/N2/N1, यहाँ क्या हो जाएगा? NWG बराबर NW/NG। ठीक है, अब NW/NG है तो थोड़ा सा मन बैठा दीजिए। इसको एक बार फिर समझिए। WG मतलब क्या हुआ? पानी का अपवर्तनांक, वाटर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष। ये निकालना, जल का
कांच के सापेक्ष निकालना है, तो ये जल का वाटर का कांच के सापेक्ष क्या हो जाएगा NW/Ng। ठीक है, अब यहाँ से देखिए NW का मान लिख देते हैं। NW का मान कितना है 4/3 है, तो 4/3 बटा और कांच का क्या है 3/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे इधर देख लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये ऊपर हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया आपका 8/9। ठीक है, 8 क्या आएगा 9 आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। ठीक है, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।